नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट में पेपर 2 में एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि हम एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको करा रहे हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि एसएसटी में क्या होता है कि 6 to 8 की एनसीईआरटी किताबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसकी हम क्वेश्चन के द्वारा क्या है रिविज़न करा रहे हैं, यानी कि ये फर्स्ट रिविज़न है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो ये 7th क्लास की हिस्ट्री की है, इसके पहले हमने 6 और 8 की हिस्ट्री को कंप्लीट करा दिया है। तो प्लेलिस्ट से जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जाकर आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया, आपको बताना है। तो जो चेर शासक थे वो क्या मलयालम जो है लिपि एवं भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला है कि केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृति के महाकाव्यों पर आधारित था। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु ऋणी है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब देखेंगे आप तो आप सभी जानते हैं कि मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी तेलुगु की नहीं संस्कृत की ऋणी है। ठीक है, तो ये तेलुगु की नहीं संस्कृत की ऋणी है। ठीक है ना, तो ये भी आप देख लेंगे। चलिए चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण भी किया था। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्या कहा जा रहा है कि मणिप्रवाल क्या है, आपको बताना है। तो यह एक क्या भाषा शैली है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मणिप्रवाल एक भाषा शैली है, 14वीं सदी का एक जो ग्रंथ है जिसको हम लीला तिलकम कहते हैं, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है। ठीक है, मणिप्रवाल शैली में लिखा गया है। ठीक है, मणिप्रवाल का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। तो आप सभी जानते हैं कि पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है ये कहाँ पर है, ओडिशा में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, यानी कि जो विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करना आपको है। कथन क्या कहा जा रहा है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ठीक है, सही है। दूसरा कहा जा रहा है कारण कि आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई है, तो ये बिल्कुल सही है। और एक कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, आपको बताना है। कि मंदिर की धन संपदा, दूसरा है मंदिर का सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर महत्व के कारण, तीसरा है कि मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली स्वीकार्यता। ठीक है, तो आपको कौन से कथन सही आपको बताना है। तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे जैसे जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व मिलने लगा, इसकी सामाजिक और राजनीतिक जो मामलों में भी इसकी जो सत्ता बढ़ती गई। ठीक है, और जिन्होंने उड़ीसा को जीता सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न भी किया। ठीक है, क्योंकि सबने यह महसूस किया कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में भी उनका क्या है शासन स्वीकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, कि राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं, आपको बताना है। तो यह कहानी है, काव्य एवं गीत गाने वाले लोग, यानी कहानी काव्य एवं गीत गाने वाले ये लोग होते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। तो यह राजस्थान को कहते थे ब्रिटिश लोग। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है, ध्यान देंगे आप, ठीक है, कि कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी है, ठीक है। तो यह कथक थी, ठीक है। कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भूभाग से जुड़ी थी। कथक शब्द यानी कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। कथक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर आपको क्या विचार करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। पहला कथन है कि कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कि कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत सीताराम की पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। तो ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि कथक मुख्य रूप से किन परंपराओं अर्थात घरानों में मुख्य रूप से फूला और फला, आपको बताना है, ठीक है। जयपुर घराने में, या भोपाल घराने, या ग्वालियर, या लखनऊ। तो यह पहला और चौथा सही हो जाएगा। यानी कि जो कथक था जयपुर घराना और लखनऊ घराना में फला फूला, ठीक है। तो पहले और चौथे के लिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 12 को देखते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि लघु चित्रकला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। तो ये गलत है, ठीक है। आपको ऊपरी में से कथन जो सही है और पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर आपको कौन सा कथन सत्य आपको बताना, ठीक है। पहला करा कि अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहासकार एवं काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा कि पांडुलिपि में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन क्या बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला दूसरा दोनों कथन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। पहला कथन है कि मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के दरबारों को प्रभावित किया, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत एवं राजस्थान के क्षेत्रीय राज्यों ने चित्रकला की अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया। तो ये कथन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ था, आपको बताना है। तो ये जो हुआ था कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है। तो ये पहाड़ी लघु चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन 17 यहाँ पर है कि चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य आपको बताना है। तो 18वीं सदी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की तथा उनकी प्रेरणा के स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। अगला कह रहा है कि कांगड़ा शैली की विशेषता ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण था, ठीक है। तो ये क्या, तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है। तो ये संस्कृत से हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखेंगे आप, आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा, संस्कृत का या फारसी का, जनजातीय भाषा या यूरोपीय भाषा। तो ये उपयुक्त सभी भाषाओं का योगदान रहा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है, कि मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है। तो यह बंगाल की है, ठीक है। पहला है बिहार दे रखा है, लेकिन यहाँ पर सही हो जाएगा बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाली साहित्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो पहला कि बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है तथा दूसरी स्वतंत्र है। तो यह क्या है, सही है, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है कि बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता है, जबकि दूसरी श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है। तो ये गलत है, तो आपसे गलत पूछा है, इसलिए दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए केवल दो, क्योंकि गलत पूछा आपसे कि कौन सा इसमें से असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। बंगाल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। तो ये गलत है। दूसरा कि मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल ये सही है। तो अब केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ से, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि बंगाल में पीर श्रेणी में कौन कौन लोग शामिल थे। तो ये आपके हिंदू देवी देवता, बौद्ध देवी देवता, जीवात्मा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो चाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है, आपको बताना है। बिहार से है या दिल्ली से है या राजस्थान से है या आपके बंगाल से। तो ये दो चाला चौचाला जो स्थापत्य शैली है ये बंगाल से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन क्या कर रहा है कि बंगाल में स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, 18वीं 19वीं सदी में उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी, ठीक है। तो ये क्या है, कथन सही है। दूसरा कारण है कि 18वीं 19वीं सदी में बंगाल के गांव के स्थानीय लोगों ने मंदिर बनवाने की शैली सीख ली थी, ये गलत है, ठीक है। तो कथन सही है, कारण गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य आपको बताना है, ठीक है। पहला है कि मछली एवं चावल को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि बंगाली साहित्य और स्थापत्य में मछली का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा कि बंगाली ब्राह्मणों को मछली को भोजन में शामिल करने की अनुमति नहीं थी, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जो केवल पहला कथन सत्य है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला केवल सही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर सोशल साइंस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।